नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी अफेयर्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे 7 जुलाई 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, तो इससे आपको जो है आसानी होगी इसे कवर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हमारा जो पहला सवाल है वो है रिसेंटली कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने वुमेन टी20 वर्ल्ड कप जो है जीता है 7वीं बार। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जो है वो टीम बनी है जिसने वुमेन विश्व कप 2026 का जीता है। ये जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दो टीमों के बीच में हुआ था और इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। रिसेंटली जो वुमेन टी20 वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था और इसका जो वेन्यू था फाइनल मैच का वो था लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड। बात करें इंडियन टीम की तो इंडियन टीम जो है वो नॉकआउट स्टेजेस में पहले ही बाहर हो चुकी थी और इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो दोनों एक ही प्लेयर थे और वो थे बेथ मुनी। तो बात करें जो वर्ल्ड कप वुमेन का होगा टी20 वर्ल्ड कप 2028 में ये पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है कि फेमस ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है जिन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो रिटायरमेंट लेंगे फुटबॉल टीम से। तो रिसेंटली जो है नेमार जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है नेमार डे सिल्वा सेंटोस जूनियर। ये जो है हाईएस्ट गोल स्कोरर है ब्राज़ील के लिए जिन्होंने 80 गोल स्कोर करे हैं। ब्राज़ील का जो इन्होंने लास्ट मैच खेला है वो ब्राज़ील का नॉर्वे के साथ मैच हुआ था और वो न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ था। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है वो 5 टाइम फीफा चैंपियन है और नेमार ने जो है वो 2009 में डेब्यू भी किया था। आपको पता ही होगा रिसेंटली जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है। तो फीफा की जब हम बात करते हैं तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज़ुरिच, स्विट्ज़रलैंड में। फीफा के जो चेयरपर्सन है वो है जियानी इन्फेंटिनो और 2016 से ये इसके चेयरपर्सन हैं और ये इनकी तीसरी टर्म है। फीफा जो है वो 1904 में बना था और फीफा का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है वो उरुग्वे में 1930 में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्तमान का जो एडिशन है 2026 का ये 23वां एडिशन है और ये 3 कंट्रीज द्वारा होस्ट किया जा रहा है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा। बात करें अगले जो फीफा के वर्ल्ड कप है वो कहाँ-कहाँ पर होंगे तो 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो पहला ऐसा विश्व कप होगा जो 3 कॉन्टिनेंट और 6 कंट्रीज़ द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। प्राइमरीली ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। मोरक्को यानी अफ्रीकन कंट्री, पुर्तगाल और स्पेन यानी यूरोपियन कंट्री। इसके अलावा जो 2034 का वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरेबिया द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्स इन्होंने जो अग्निवीर स्कीम है जो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी थी। अग्निवीर स्कीम के तहत जो अग्निवीर हैं उनको ज़्यादा अग्निवीर को रिटेन करने की मांग करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत जो अग्निवीर हैं उन्हें रिटेन किया जाता है। बेसिकली अगर 100 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाता है तो वर्तमान में जो स्कीम है इसके तहत केवल 25% जो अग्निवीर हैं उनको रिटेन किया जाता है और 75% को जो है वो 4 साल के बाद रिलीव किया जाता है। तो अ, वर्तमान में ये इसका जो रूल है तो इसके तहत जो है वो 25% अग्निवीर को रखने की अनुमति वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। लेकिन रिसेंटली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इस जो 25% को है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर को रिटेन किया जा सके। बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी ने डिमांड करी है कि 75% अग्निवीर को जो है वो रिटेन किया जाए और आर्मी और एयरफोर्स ने बताया है कि लगभग 50% रिटेंशन जो है वो ज़रूरी है ताकि आर्म फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसे मेंटेन किया जा सके।
बात करें फर्स्ट बैच अग्निवीर का तो ये 2023 में आया था। 2022 में योजना लागू हुई थी और 2023 में पहला बैच अग्निवीर का आया था। और इनका जो फर्स्ट बैच है वो 2027 के हाफ में रिलीव किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ है वो आई थी। अगला जो सवाल है इस वो है कि इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 जो है इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, इन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है जैसे कि नेमार जो कि ब्राज़ील के प्लेयर हैं उन्होंने की थी। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वो फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलेंगे। लेकिन जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्होंने यह कहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। हालांकि ये खेलते रहेंगे लेकिन अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो ये जो है वो पुर्तगाल कंट्री से आते हैं। और करेंटली ये जो है वो अल नसार जो कि सऊदी अरेबिया प्रो लीग क्लब का एक क्लब है अल नसार, इसके लिए खेलते हैं ये। और इन्होंने जो प्रोफेशनल डेब्यू अपना किया था वो 2002 में किया था। इनके नाम बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जैसे कि मोस्ट सीनियर करियर गोल्स जो कि 976 से ऊपर इन्होंने लगाए हैं। और मोस्ट मेंस इंटरनेशनल गोल 146 और मोस्ट इंटरनेशनल अपीयरेंसेस 232। अपीयरेंसेस का मतलब होता है कि इन्होंने कितने मैचेस में अपीयर किया है, तो ये 232 सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा इनके नाम एक और रिकॉर्ड है जो कि है 670 मिलियन का। इनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है और ये इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी वर्तमान में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है कि कौन से क्रिकेटर जो है वो पहले और केवल ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है 9 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज जीतकर। मतलब कि ये पहले ऐसे प्लेयर मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने 9 आईसीसी ट्रॉफियां अब तक जीती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एलाइस पेरी। इन्होंने जो है वो 9 आईसीसी ट्रॉफी अब तक जीती हैं। बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं। इन्होंने जो है वो 2 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है वो जीते हैं 2013 और 2022 में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने जैसे 7 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हैं। तो ये सातों में शामिल थी 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026 में इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था। बात करें इंडियन प्लेयर्स की कि इंडियन प्लेयर्स में कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती है, तो इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 4 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज जो है वो अब तक जीती हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं एलाइस पेरी की। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी जो फिल्म है वो जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म से 48 घंटे के भीतर जो है वो स्ट्रीम होने से रोक दी गई है, इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। तो रिसेंटली जो है वो एक फिल्म रिलीज हुई थी सतलुज के नाम से जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी। इसको जो है वो पहले थिएटर में रिलीज करने की कोशिश की गई थी लेकिन जो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है इन्होंने 3 साल तक इसे परमिशन नहीं दी रिलीज होने के लिए। और इसमें रिलीज होने के लिए इसका कुछ इशू था जो कि सामने आया था। इसमें एक रियल स्टोरी दिखाई गई है जो कि रियल लाइफ एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की इसमें स्टोरी दिखाई गई है। इसमें इन्होंने दिखाया है कि पंजाब में जो हजारों गुप्त अ, शव दाह यानी क्रिमेशंस किए गए थे, तो वो क्यों किए गए थे और इसके पीछे की क्या सच्चाई थी, इसको उजागर करने के लिए जो जसवंत सिंह खालरा हैं उनका क्या अभियान था, इसके रिगार्डिंग ये स्टोरी है। बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है अनीत रेहान। और इसमें जो हीरो की भूमिका है वो दिलजीत दोसांझ ने निभाई है। और इसको जो है वो रोक दिया गया है, रिसेंटली हटा दिया गया है 48 घंटे के अंदर अंदर जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म से। अगला जो सवाल है वो है कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल फैक्ट्री जो है 2500 करोड़ की लागत से कौन बनाने जा रहा है। ये जो फैक्ट्री है ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में बनेगी और ये लार्जेस्ट रहेगी साउथ एशिया की।
तो इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो रिसेंटली अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये डिसाइड करा है कि ये 2500 करोड़ रुपए की लागत से एक फैक्ट्री बनाएंगे मध्य प्रदेश की शिवपुरी में। और इसमें जो है एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स प्रोपेलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक टीएनटी कॉम्प्लेक्स बनेगा। 2500 करोड़ की लागत से ये सारा जो सिस्टम है वो बनेगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है एयरबस C295 जो कि एक टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी बात हुई थी और इसको जो है टाटा एडवांस सिस्टम डेवलप कर रहा है गुजरात के बड़ोदरा में। ये जो है वो 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की डील हुई थी 2022 में, जिसके तहत जो 16 विमान है वो एयरबस कंपनी से बनकर आने थे स्पेन से, और 40 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाने थे। तो रिसेंटली ये जो मैन्युफैक्चर है ये बड़ोदरा गुजरात में हो रहे हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया है। तो रिसेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो AICTE है यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने 58 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडिया में बंद कर दिया है। देखिए इन्होंने इसके पीछे जो रीज़न बताया है वो बताया है छात्रों का कम नामांकन यानी लो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, और परिषद द्वारा जो निर्धारित शैक्षणिक और अवसंरचना मानक हैं उनको पूरा नहीं किया, जो कि प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है उसको उन्होंने मैट नहीं किया, पूरा नहीं किया। इस कारण से 58 कॉलेजेस को बंद किया है। सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस बंद हुए हैं वो यूपी और महाराष्ट्र में हुए हैं, 12 ईच, दोनों जगह 12 कॉलेजेस बंद हुए हैं, 12-12 कॉलेजेस बंद हुए हैं। AICTE जो है वो 1945 में बना था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि सर्वे कंडक्ट करती है कि टेक्निकल एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में किस तरीके की वर्तमान में अवेलेबल है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमेटी ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जो कि प्रॉपरली वैसे रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, मॉस्पी द्वारा, क्योंकि मॉस्पी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इसने जो रिपोर्ट दी थी उसको मॉस्पी ने ही रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक है इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर रंगन बैनर्जी जो है इसके चेयरमैन थे। जो ये रंगन बैनर्जी जी है ये डायरेक्टर है आईआईटी दिल्ली में, और इसमें जो बाकी इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स थे वो टेरी यानी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके कुछ एक्सपर्ट शामिल थे। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट सॉल्यूशन पर फोकस करता है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEE से भी थे। बेसिकली AEEE जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को एक रिसोर्स के रूप में बताता है और इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रदान करता है। तो रिसेंटली इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि हमें जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना होगा और उसी को इंडिया में भी अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोल के यूज़ को लेके और बाकी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को लेके भी इसने रिकमेंडेशन दी थी, और उनके आंकड़े हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार कैसे कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली इंडिया में जो है वो ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो ये किस स्थान पर हुई थी। देखिए आपको पता होगा कि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट है इस बार का वो इंडिया में होना है। तो इसकी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होती है, वुमेन वर्किंग ग्रुप के लेवल पे मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है। तो जो वुमेन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो ऑप्शन डी यानी कोच्चि में इस समय चल रही है, 2 दिन की मीटिंग है ये। ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये 2006 में पहली बार ब्रिक के रूप में फॉर्म हुआ था,
2009 में इसका पहला समिट रशिया में हुआ था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया था। ब्रिक्स का जो वर्तमान में समिट होगा वो 18वां समिट होगा, जो कि न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा सितंबर 12 और 13 को। इसका जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें जो है वो 11 फुल मेंबर्स हैं और इसमें 10 एडिशनल मेंबर्स भी हैं जो कि ऑब्जर्वर्स है, अभी परमानेंट मेंबर्स नहीं बने हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो ये जो है वो लेटेस्ट मेंबर बना है 2025 में। 2023 अगस्त में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 2025 से इसे प्रॉपरली जो है वो मेंबर बनाया गया था फॉर्मली। इसके अलावा बात करें अगले ब्रिक्स समिट की, तो अगला जो ब्रिक्स समिट है वो चाइना में होगा 2027 में। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया के जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है इसको ऑनलाइन इकोनॉमी में लाया जाए। बेसिकली जो भी हम हथकरघा उद्योग से चीज़ें हम बनाते हैं उनको ऑनलाइन इकोनॉमी में, यानी जैसे अमेजोन के थ्रू सेल किया जा सके, या फिर बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे चीज़ें सेल की जाती है उन, तो इन्हें किस तरीके से ऑनलाइन इकोनॉमी में लाया जाए, इसके लिए एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था। ये इसी तरह का है जैसे एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है वो है इंडियन हैंडमेड। तो इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली 5th फाउंडेशन डे मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का, जो कि सेलिब्रेट किया गया है 6 जुलाई 2026 को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे जो वर्तमान में मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के, वो इनमें से कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अमित शाह। अमित शाह जो है वो हमारे गृह मंत्री है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी है। ये गुजरात से हैं। और बात करें जो कॉपरेटिव्स की, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉपरेटिव इकोसिस्टम है दुनिया में, और यहाँ पर जो है कॉपरेटिव्स की संख्या 8.5 लाख से ऊपर है, जिसमें जो है वो 32 करोड़ से अधिक मेंबर्स है। इसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव, डेयरी प्रोड्यूसर्स, फिशरीज, आर्टिजन्स, वर्कर्स आदि शामिल है। देखिए कोऑपरेटिव होता क्या है। कोऑपरेटिव जो है वो एक ऑटोनोमस डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज होती है जो कि मेंबर्स द्वारा जॉइंटली ओन की जाती है। इसमें सभी का अधिकार होता है और इसका जो उद्देश्य है कि वो कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स है, जो सब, ताकि इसमें जो है वो सबका फायदा हो सके। इस तरीके के ये प्लेटफॉर्म है। इसका जो बहुत ही शानदार एग्जांपल है वो अमूल, अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये गुजरात के आनंद में है। ये एक इंडियन डेयरी ब्रांड है जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा ओन किया जाता है। ये 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स, यानी जो है वो 36 लाख लोगों द्वारा ओन किया जाता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स है इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।